देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल। अब हमको सबको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, है ना। अवेयरनेस उनमें नहीं है। किस बात की अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस नहीं है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंफॉर्मेशन अगर उनके बारे में होती और उनको वो अगर लिटरेट होते हैं तो ये पॉपुलेशन वो कंट्रोल कर सकते थे, कम कर सकते थे। दे विल बी एबल टू फाइंड द रिसोर्सेज कि क्या रिसोर्सेज हैं, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखिए सहेली, अब ये शब्द आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे NGOs वगैरह के आसपास आपने पोस्टर्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए देखे होंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब अ काइंड ऑफ टैबलेट विल बी देयर, एक दवाई वहाँ पे होती है। ये क्या काम करती है? इट विल बी एबल टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हो भी गया है तो उसको वहाँ पे स्टॉप किया जा सके, उस बेबी के डेवलपमेंट को वहाँ पे स्टॉप किया जा सके, बेबी के डेवलपमेंट को भी वहाँ पे स्टॉप किया जा सके। फिर उसके बाद में देखिए बेबी का डेवलपमेंट इन्होंने स्टॉप कर दिया और ये डेवलप की गई है आपके साइंटिस्ट जिनका जो कि बिलोंग करते हैं आपके सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि है लखनऊ, इंडिया में। इन्होंने इस सहेली को डिस्कवर किया जो कि एक तरह का स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड विल अफेक्ट फर्टिलिटी, या फिर सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि ये अफेक्ट किस पे कर रहा है? इट अफेक्ट द फर्टिलिटी और अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन वहां पे प्रोड्यूस होने वाले हैं उसको ये दवाई अफेक्ट करेगी, है ना। तो ये अब उसके बाद में हुआ क्या है कि दूसरा कि लोग इसके बारे में जब जाने तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लगी कि डिलीवरी में किसी तरह की प्रॉब्लम या फिर STD या फिर किसी तरह का अबॉर्शन, तो इन सारी चीज़ों में उनको समझ जब चीज़ों के बारे में आई तो उन्होंने सहेली के बारे में भी जाना, और जो कि इंडिया में ही यहाँ पे डेवलप हुई। सबसे पहले यही यहाँ पे शुरुआत हुई है। और इसके कारण क्या हुआ कि मैटरनिटी या फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब माँ जब बच्चे को जन्म देती है अगर उस समय पे यहाँ पे वो हेल्थ ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो एक इशू वहाँ पे बन सकता है। तो इसमें यहाँ पर गिरावट आई। किसकी मदद से? इस सहेली की मदद से। ये क्या है? ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल मतलब मुंह से उस दवाई को लिया जाएगा एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज हार्मोन्स। इसने क्या किया है? आपके हार्मोन्स में, फीमेल्स के जो हार्मोन्स है उसमें बहुत सारा बदलाव यहाँ पे लेके आया। MMR मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में, है ना। माँ जब उसको जन्म दे उसमें भी उनकी हेल्थ को या फिर कहें कि उनकी लाइफ को यहाँ पे खतरा हुआ करता था, वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ। क्योंकि अब जब भी वो चाहती थी माँ बनना चाहे या उसके हस्बैंड या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो चाहते थे, तभी दे विल बी एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी, तभी वो बेबी जो है वो कंसीव वहाँ पे कर सकती है। अदरवाइज वो नहीं चाहती तो शी कैन यूज़ दिस। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी जो है वो भी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था लेकिन फिर रिड्यूस हुआ। एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल रिप्रोडक्टिव एज। अब देखिए यहाँ पे हुआ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में इसने सहेली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि कई बार इट विल बी सम पीपल विल बी देयर कि अनवांटेड बेबीज भी यहाँ पे बर्थ हो जाते थे। तो ये कोशिश इस सहेली से कि इन पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल जो है वो पाया जा सके। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों, है ना। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट कि जो ये पॉपुलेशन जो है ये
इतने परसेंट के साथ में लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि 33 साल में लगभग डबल ही हो जानी थी, है ना। कि पॉपुलेशन तो अभी भी, देखिए पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन अब लोगों में पुराने समय के कंपैरिजन में बहुत सारी समझ है अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि कैसे दे विल बी एबल टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ अ बेबी एंड व्हाट इज द राइट एज, एंड दे नो एवरी टाइप ऑफ प्रिकॉशन, और सारी तरह की चीज़ें वो अब जानते हैं, है ना। इसीलिए अब पॉपुलेशन फिर भी पहले से तो कंट्रोल में है। फिर मोटिवेट किया गया स्मॉलर फैमिलीज को। मैंने अभी हाल आपको इसके बारे में बताया कि क्यों ये ज़रूरी था। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की मदद से दे विल बी एबल टू डू अ फैमिली प्लानिंग ओवर देयर। कैसे ये फैमिली प्लानिंग जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वही कि जो ये हम दो हमारे दो, है ना। ये एडवर्टीजमेंट आपको दूरदर्शन पे बहुत ज़्यादा कॉमन था कि हम दो हमारे दो, बहुत सारी जगह पे हम कोई आज भी लिखा हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पर प्रमोट किया गया है, और इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। केवल एक कॉन्ट्रासेप्टिव, केवल सहेली नहीं, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव का यहाँ पे इस्तेमाल हमको देखने को मिलेगा। अब ये हुआ है कि वन चाइल्ड नॉर्म जो है बहुत सारे लोगों ने ये भी अपनाया कि एक ही बेबी हो तो उसकी केयर कर पाना, उसको सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल कराना, प्रोवाइड कराना बहुत आसान हो जाता है अगर बेबी केवल एक ही होता है ना। तो देखिए उसके बाद में ये हुआ कि मैरिज एज जो है वो देखिए यहाँ पर 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 21 कर दी गई है ना। तो इसलिए मैच्योरिटी अगर होती है तो समझ भी होती है कि कब, व्हाट इज द राइट एज टू गिव बर्थ टू अ बेबी, है ना, बर्थ टू द बेबी। ये यहाँ पर फीमेल्स में अवेयरनेस आने लगी। ये क्या कारण है इसके पीछे? अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों के कारण हुई। और यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है यहाँ पे बहुत सारी आ गई हैं। देखिए क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो भी अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। इट इज़ जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ बैरियर मतलब किसी तरह की रोकथाम, है ना, किसी चीज़ को रोकना। तो यहाँ पे सबसे पहला नेचुरल मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं। नेचुरल मेथड अब कैसे हो सकती, कैसे आप नेचुरली तो बेबी का बर्थ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बेबी को बर्थ लेने से रोकने के लिए सबसे पहला आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पर वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली, या फिर बोले कि नेचुरल मेथड में सबसे पहले जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो यूज़र फ्रेंडली हो मतलब इजी टू यूज वो होना चाहिए, है ना। इफेक्टिव भी हो मतलब वो यहां पर प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सके, या फिर फर्टिलाइजेशन जो है उसको वो स्टॉप कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन रुका, प्रेगनेंसी रुकी, तभी तो वो इफेक्टिव है, तभी वो आइडियल है ना। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो ना हो, वैसे तो होते हैं तो लीस्ट हो, कम से कम हो। फिर इसमें और भी कोई दूसरी तरह का इंटरफेरेंस जो है वो ना हो। इसमें जो सेक्सुअल ड्राइव जो है वो इसको डिजायर को अफेक्ट ना करे, है ना। वो इसको यहां पर शुड नॉट अफेक्टेड, इसको यहां पर अफेक्ट वो नहीं करेगा, है ना। तभी तो वो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाएगा। अगर वो ये सारी चीज़ों को कर रहा है कि वो इंटरप्ट कर रहा है, अगर वो सारी चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, और तब वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कहलाता। लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब नेचुरल या ट्रेडिशन की जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी, तो इसके लिए हाँ, तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जो है कि सबसे पहले कि ओवम और स्पर्म जो ये मीट कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे हो जाता है, इस प्रोसेस को ही रोक दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए, पूरी तरह से इसको पूरी तरह से स्टॉप कर दिया जाए। अगर ये स्टॉप हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो बेबी का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगर वो नहीं होगा तो ये नेचुरल तरीका है
है ना, कि अगर इन दोनों को मिलने ही ना दिया जाए, लेकिन मिलने कैसे नहीं दिया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है कि जो पीरियड्स जो है यहाँ पर, कि इन वन सच मेथड इन विच द कपल्स कैन अवॉइड द coitus. Coitus means ejaculation of sperm cell, semen हम इसको बोलेंगे, है ना। कब से कब तक उसको अंदर ना भेजे, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमन कब तक ना जाए, डे 10 से डे 17 के बीच में, क्योंकि इसी समय पे जो फर्टिलाइजेशन का रेट होता है ना, फर्टिलिटी जो होती है, इस समय पे बहुत ज़्यादा हाई होती है फर्टिलिटी किसी भी फीमेल की। कब? 10 to 14th डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस समय पे। तो उस समय पे ये जो कॉइटस है इसको रोक दिया जाए, सीमन जो है उसको रोक दिया जाए, देन इट विल बी गुड, इट विल बी बेटर, और यही आपका नेचुरल मेथड पहला हो गया। दूसरा, जो विथड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट्स हम बोल सकते हैं। विथड्रॉल मतलब जब भी इजैकुलेशन या क्वाइटस जब होने वाला होगा, तो ये दूसरी जो है कि उस पेनिस को वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा उस वजाइना से, और इजैकुलेशन जो है वो बाहर हो जाएगा। वो यहाँ पे बाहर हो जाएगा, इजैकुलेशन जो है वो बाहर हो जाएगा। इससे इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन का मतलब इंसर्शन ऑफ सीमन। सीमन जो है वो अंदर नहीं पहुंचेगा, और अंदर नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बस यही तो नेचुरल मेथड है, यही तो नेचुरल प्रोसेस है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, लैक्टेशनल अमीनोरिया, या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए दे विल बी एबल टू अवॉइड दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये जो था ये पूरी तरह से ओव्यूलेशन को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पूरी तरह से क्या ध्यान में रखा जाता है? ओव्यूलेशन का। आपको फीमेल को अपनी साइकिल को यहाँ पे नोट करते रहना पड़ेगा, और ये जो पीरियड्स वाला जो समय है, दैट टाइम विल बी सेफ, या फिर बोल सकते हैं कि जब लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है जब मदर की बॉडी से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उस समय पे यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। जैसे ही शुरुआत में 6 महीने तक माना जाता है कि इट विल बी सेफ, शुरुआत के 6 महीने के लिए इट विल बी सेफ, और उसके बाद में then you can go for the withdrawal method, or you will have to note it down that when the ovulation will take place, that can be noticed, that can be done। और इसीलिए हम लोगों ने इन 3 मेथड्स को क्या बोला? नेचुरल मेथड और नेचुरल बैरियर्स, है ना। ये नेचुरल बैरियर्स बन गए कि इस तरह से दे विल बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, दे विल बी एबल टू होल्ड इट ऑन, है ना, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो इसको यहाँ पे रोक लेंगे। लैक्टेशन पीरियड, देखिए लैक्टेशन पीरियड में यहाँ पर हार्मोन्स जो है फीमेल की बॉडी में, वो हार्मोन प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन कुछ अलग तरह के हो रहे हैं, विच शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यहाँ पर मिल्क के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आपको पता है कि 1 से लेकर 28 डेज की ये साइकिल होती है ना। ये नॉर्मली एक साइकिल किसी भी फीमेल में हमको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो लैक्टेशन की बात है ना। लैक्टेशन मतलब यहाँ पर लैक्टेशन अभी ठीक तरह से होता, यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इस लैक्टेशन पीरियड में अभी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। बहुत समय तक इसमें ओव्यूलेशन, या फिर उस जिसको कहा जाता है कि उस यूट्रस की अंदर वाली वॉल, जिसको एंडोमेट्रियम भी वहाँ पे बोला जाता है, उसमें अभी स्टेबिलिटी नहीं होती है ना। रुक रुक के देयर विल बी अ फ्लो। तो ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं। तो बात हो रही है नेचुरल मेथड की, तो इसी में हम लोग लैक्टेशनल अमेनोरिया की बात यहाँ पे कर लेते हैं। सो क्या हो रहा है इस
अमीनोरिया में वो समझते हैं। पहले लैक्टेशन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लैक्टेशन का सही अर्थ होता क्या है। तो देखिए लैक्टेशन का मतलब होता है कि टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच मदर बॉडी प्रोड्यूस मिल्क, है ना। इस समय पे क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। ये समय क्या कहलाता है, लैक्टेशनल पीरियड ये कहलाता है। ठीक है, अब ये लैक्टेशनल पीरियड हो गया, लेकिन होता कैसे है, ये पॉसिबल कैसे होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन वहां से हो जाए। तो इसको अमेनोरिया को यहाँ पे समझने के लिए हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पे बनाते हैं। ये है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, और हाइपोथैलेमस में दिस इज द पिट्यूटरी पार्ट, है ना। इसमें ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए होगा क्या कि यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में PRL के नाम से बोलेंगे, है ना। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो कब तक प्रोड्यूस होगा, ये होगा करीबन 6 मंथ तक, 6 महीने तक लगातार इसका प्रोडक्शन होगा। और जब भी PRL जो प्रोड्यूस होता है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है PRH जो है वो यहाँ पर इसका लगातार इसका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होता रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर ये एंटीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी का, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और देखिए ये जो PRL जो है ना, ये यहाँ पर क्या करता है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। ये नेगेटिव इफेक्ट जो है वो किस पे शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपके हाइपोथैलेमस पर, हाइपोथैलेमस, है ना। क्या क्या इसने शो किया है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन, है ना। नेगेटिव इफेक्ट बोल लीजिए या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आप यहां पे बोल सकते हो, नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो देखिए नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसा इसने दिया है कि इसके कारण क्या होगा कि यहां पर जो GnRH हार्मोन जो है आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो यहां पर इसके कारण प्रोड्यूस नहीं होगा। किसके कारण प्रोड्यूस नहीं होगा, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण यहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर GnRH प्रोड्यूस नहीं होगा तो GnRH के कारण क्या होता है, LH और आपका FSH जो है यहाँ पर, ये दोनों हार्मोन का प्रोडक्शन यहाँ पे ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है तो क्या होगा, देखिए वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि LH और FSH, these two hormones are your gonadotropin हार्मोन, है ना। ये जो गोनेड को मजबूत करने वाले जो हार्मोन्स हैं, सो these हार्मोन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर ये प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नहीं होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किन के कारण नहीं हो रही है, इन दोनों हार्मोन्स के कारण। ये दोनों हार्मोन क्यों प्रोड्यूस होते हैं, GnRH के कारण। GnRH कब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण हो रहा है। और इसीलिए इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक तरह से नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है यहाँ पर, प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा कम है ना। इसीलिए ये समय भी यहाँ पे चूज किया जाता है। लेकिन इस समय पर भी हम मान सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये भी फेल हो जाती है, ये भी कई बार जो है वो फेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको लैक्टेशनल एमेनोरिया यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया है कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसकी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस। सो व्हिच साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो यहाँ पर लैक्टेशनल पीरियड के कारण क्या क्या नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी
तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता और इसीलिए उस समय पे वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड, अब देखिए यहाँ पे फीड, बच्चे को फीड करना भी बहुत जरूरी है ना। बच्चे को फीड करना क्यों जरूरी है? अगर यहाँ पर ये हार्मोन देखिए कब तक ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है 6 मंथ के लिए, उसके बाद में इसका प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और बेबी जो है वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर? अब बाकी के फूड के ऊपर, क्योंकि उसके बाद में उसका दूसरा खाना जो है वो यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंसीव करने के जो चांसेस है यहाँ पर या प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यही आपका लैक्टेशनल एमोनेरिया कहलाता है ना। लेकिन इसमें भी चांसेस है फेलियर के, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि अगर यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाए, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे जब कम होने लगता है तो फिर उसके कारण GnRH का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा और GnRH अगर बढ़ेगा तो इसके कारण यहाँ पर FSH और LSH ये दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक तरह से होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक तरह से होगी तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन में ये भी फेल हो सकता है, इसको यहाँ पर हमको समझना है। उसके बाद में बैरियर मेथड की बात आ जाती है बच्चों। ये बैरियर मेथड क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओवम को और स्पर्म सेल को दोनों को मिलने ही ना दे, है ना। अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वहां पर प्रेगनेंसी नहीं होगी और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वही तो यहाँ पर मेन मोटो है ना। तो देखिए इसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पर मेल पेनिस को कवर करने के लिए, मेल्स के लिए यहाँ पर तो कवर फॉर पेनिस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों। और ये है कॉन्डम, जो कि आप बोल सकते हैं इट विल बी अ काइंड ऑफ बैरियर। जो ये बैरियर है यहाँ पर फीमेल के लिए भी होता है और मेल के लिए भी होता है। तो यहाँ पर ये फेमडोम कहलाता है लेकिन ये मेल कॉन्डोम यहाँ पे कहलाता है। सिंपली जो भी यहाँ पे इजैक्यूलेशन होगा, जो स्पर्म का जो सिक्रीशन यहाँ पे होगा उस पेनिस से, ये सारी प्रोसेस जो है वो इसी कॉन्डम के अंदर ही स्पर्म सेल रह जाएगा। इट वोंट बी एबल टू फर्टिलाइज एग सेल, ओवा को वो वहां पर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा और अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, सेफ होगा सब कुछ। देखिए यहाँ पर जितनी भी एसटीडीज है ना, जितनी भी एसटीडीज है या फिर बोले कि जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ना, तो या फिर पेल्विक इन्फेक्शन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये अगर सारी चीजों से आप बचना चाहते हैं तो आप मेल कॉन्डम का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और उसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं होती है। ये एक फिजिकल बैरियर भी है विच विल स्टॉप द एंट्री ऑफ स्पर्म सेल इनटू द वजाइना या सर्विक्स, और सीधे हम बोल सकते हैं कि आपकी प्रोसेस जो है वो आपको बचा लेगी उस मदर को प्रेग्नेंट होने के। ये बने कैसे होते हैं, ये बने होते हैं रबर और लेटेक्स की शीट बनी होती है। दिस विल बी जस्ट टू कवर द वजाइना पार्ट और द सर्विक्स पार्ट इन द फीमेल, और मेल्स में ये पेनिस को कवर करके रखता है। और इसको कब वियर करना होता है, बिफोर द कॉइटस, है ना, मतलब उस सेक्सुअल ड्राइव के पहले। लेकिन यहाँ पर ये सेक्सुअल ड्राइव को भी अफेक्ट कर सकता है ना। हमने आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात यहाँ पे की है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है द डिवाइस विच इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर दैट शुड नॉट अफेक्ट सेक्सुअल ड्राइव, है ना। ये सबसे बड़ा वहां पर रीजन होता है बच्चों। फिर देखिए इसको एक ये निरोध जो है एक ब्रांड है, गवर्नमेंट की तरफ यही नाम इसको दिया गया है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, जो कि मेल्स के लिए मेल्स के लिए इस्तेमाल ये होता है। और इनका पिछले कुछ सालों में जब भी लोगों को इसके बारे में जब समझ आया दैट हाउ वी कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ओवर देयर,
या फिर STD से कैसे बचा जा सकता है, STI से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके कारण ये जब लोगों को समझ आई है, अवेयरनेस जो आई है इन सारी STDs वगैरह से बचने के लिए, तो पिछले कुछ सालों में ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक्शंस यहाँ पे लिए हुए हैं उन सभी के कारण ये इनका इस्तेमाल कॉन्डम्स का पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम उसी के बाद में सर्वाइकल कैप, वॉल्ट के बारे में, डायफ्राम्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बैरियर जो कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट को आपस में मिलने से रोकेगा। बच्चों देखिए क्या होगा, जो सर्विक्स वाला पार्ट है उस सर्विक्स वाले पार्ट को कवर कर दिया जाएगा यहाँ पर सर्वाइकल कैप की मदद से और वॉल्ट की मदद से। यहाँ पे ये रबर के बने हुए कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। रीयूजेबल मतलब आप उसको हॉट वाटर से आप उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, है ना। और अगर आप हॉट वाटर से उसको क्लीन कर लेते हो तो इट विल बी रीयूजेबल। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है ना, लेकिन ये इतना नॉट दैट मच इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव जो है वो यहाँ पर ये हमको इफेक्टिव जो है इतना देखने को नहीं मिलता है। ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को तो रोक सकता है, लेकिन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है उनको ये नहीं रोक सकता है ना। ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से क्योर या फिर बचाव आपका नहीं कर सकता है, लेकिन आप इसको रीयूज कर सकते हो। ये फीमेल्स में जो इंसर्ट कर दिया जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वहां पर सर्विक्स को यहाँ पे कवर कर देते हैं। डायग्राम की मदद से हम लोग देखते हैं, देखिए ये है सर्वाइकल कैप और ये है वॉल्ट और ये है डायफ्राम। सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर बीइंग यूज्ड, और उसी के साथ हमें कुछ स्पर्म सीडल्स क्रीम्स, कुछ जेलीज और कुछ तरह के फोम्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प, और जो हम बोल सकते हैं कि इस बैरियर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देने वाला, उस स्पर्म सेल को किल कर देने वाला ये होता है। अब देखिए इसको हम लोग प्लेस कैसे कर लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे सर्विक्स वाला जो पार्ट है ना, सर्विक्स वाला पार्ट देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ कि ये सर्विक्स वाला जो पार्ट यहाँ पे इस तरह से रहता है, इस तरह से। तो इस वाले पोर्शन में इट विल बी कवर्ड, यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो कवर कर लिया जाता है। तो इससे इस वजाइना पार्ट से इंटर करने वाले जितने भी स्पर्म सेल्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू इंटर इनसाइड इट, और ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब या फिर ये वाले पोर्शन को हम लोगों ने बोला था यूट्रस वाला पार्ट जो है, इस यूट्रस वाले में वो इंटर ही नहीं कर पाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये इसके इन क्रीम्स की मदद से, इन जेलीज की मदद से यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट, यू विल बी एबल टू मेक इट मोर इफेक्टिव, है ना। तो ये यहाँ पर होता है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को नहीं बचा पाता है, इसलिए ये फिर भी कम इस्तेमाल किए जाता है ना। इसके बाद में देखिए IUD, इंटरा का मतलब होता है अंदर, है ना। तो इट विल बी प्लेस्ड इन अ, कहां पर, यूटेराइन का मतलब होता है यूटेरस में, है ना। तो किसी यूटेरस के अंदर कुछ डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, उन्हीं को हम IUD या फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हम यहाँ पे बोलेंगे। अगर आपको ये डिवाइस, अगर IUD जो लगवाने होते हैं, आपको कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मदद से और नर्स की मदद से आप इसको लगा पाएंगे। आप खुद से इसको नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्टीज होता है दे विल बी एबल टू टेल यू दिस थिंग कि आपको एक कब रिमूव कराना है, आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज वहाँ पे लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये IUDs जो है यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर कि प्रेजेंटली जो अवेलेबल है, सबसे पहला कि भैया ये आपके टी शेप स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ वायर जैसे आपको स्ट्रिंग्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये भी पूरी तरह से यूट्रस में प्लेस हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको यूटेराइन बोला है ना। कैसा शेप है इसका, टी शेप है ना। क्या करता है अब उसको समझते हैं कि सबसे पहला तो नॉन मेडिकेटेड ये है ना, लिप्स और लूप्स आप इसको बोल सकते हो। दूसरा यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CUT, CU7
और मल्टी लोड 375। तो ये सब क्या है, CUT और CU7 और मल्टी लोड 375। तो देखिए ये वाले जो IUD है, ये सारे IUD एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। कैसे अलग है हम उनको यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉपर रिलीजिंग आयन, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग आयन IUD, इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉपर रिलीज करता है ये कौन, ये वाला IUD है ना। अब इसमें ये 7, ये 375, ये क्या बताता है, तो इस कॉपर के अंदर माइक्रोग्राम्स में आपका वो कॉपर उस IUD में लोडेड होता है ना। अब आप ये देख लीजिए कि आपको कितने समय के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करना है या कितने समय तक आप बच्चा नहीं चाहते हैं, उस बेसिस पे कपल को रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप इतने समय के लिए चाहते हैं तो आप CU7 के लिए जाइए, आप अगर साल भर के लिए चाहते हैं तो आप मल्टी लोड 375 के लिए जाइए। और ये सब एक दूसरे से अलग क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर लोड इन इट, है ना। उसमें जितना भी कॉपर लोड जो है उसके बेसिस पे ये आगे क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। अब देखिए कॉपर जो है वो काम कैसे कर लेता है, तो कॉपर काम कुछ किस तरह से करता है हम उसको यहाँ पे समझते हैं। दूसरा ये भी आ गया, देखिए तो यहाँ पे कॉपर का हम लोग यहाँ पे रोल जो है वो समझ लेते हैं। अब देखिए कॉपर वहां पर है, कॉपर आयन यहाँ पर है, कहाँ पर है, आपके यूटेरस में, है ना। और जब यहाँ पर अगर स्पर्म सेल आ जाता है तो स्पर्म सेल के आ जाने के कारण ये कॉपर आयन क्या करते हैं, ये इसकी जो इसका मूवमेंट है उसको काफी ज्यादा स्लो वो कर देता है। कौन स्लो कर देता है, वो है कॉपर, है ना। कौन, कॉपर आयन जो है वो यहाँ पे स्पर्म सेल का जो मूवमेंट है उसको, उसकी जो मोटिलिटी जो है उसको पूरी तरह से यहाँ पे अफेक्ट करता है। और इसी के कारण स्पर्म सेल जो है अब उनको ज्यादा एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करनी होगी, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर जितने भी स्पर्मसीडल सेल्स जो है वो यहाँ पे आके फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से उन स्पर्म सेल को वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर डाइजेस्ट करें या फिर कहें कि जो एनगल्फ यहाँ पे कर लेंगे। तो स्पर्म सेल को यहाँ पे एनगल्फ करने वाला ये कॉपर आयंस आप बोल सकते हैं, या फिर उसको किल कर देने वाला, उसकी मोबिलिटी को काफी ज्यादा स्लो कर देने वाला ये कॉपर आयन होगा। आपने इनके टाइप्स भी देखे और इनका रोल भी देखा। दूसरा जो यहाँ पर है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब देखिए हार्मोन रिलीजिंग मतलब यहाँ पर ये है आपका प्रोजेस्टेरोन या फिर LNG-20। ये LNG-20 या फिर आपका ये हार्मोन रिलीजिंग जो है ये क्या करता है, ये वैसे LNG जो है वो इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, एक है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जब प्रेगनेंसी के समय पे रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये सारी चीजों को वहां पे इनहिबिट करता है और आपके अबॉर्शन में आपको मदद कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो आईयूडीज जो है वो क्या करेंगे, आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगे। मान लीजिए जब ये यहाँ पे लगे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर कुछ हार्मोन्स का, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन होने के कारण आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है उसमें ये पहुंचकर आपके GnRH को ये प्रोड्यूस होने से रोक देता है ना। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वहां पे उसको प्रोड्यूस होने से यहाँ पे रोकेगा, जिसके कारण ये यूटेराइन वॉल जो है वो भी नई बनने में थोड़ी समस्याएं वहां पे आती है। और जो फेवरेबल कंडीशन है उस यूटेरस के अंदर
किसी बेबी को बर्थ देने के लिए वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने लगती है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन विल बी बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो है वो इस तरह से काम करती है। उसके बाद में ये दिखाई कैसे देते हैं, तो ये टी शेप के होते हैं, इसके पास में कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आईयूडीज जो है ये फेगोसाइटोसिस कर देते हैं इन स्पर्म सेल्स की। कहां पर कर दिया है इन्होंने, ये करा है आपके यूटेरस के अंदर। कहां पे किया है, यूटेरस के अंदर। ये कॉपर आयन जो है इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मोटिलिटी या फिर जो स्पर्म की फर्टिलिटी थी, फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी जो थी, उस पर काफी ज्यादा असर ये कॉपर आयन डालते हैं। इसके कारण स्पर्म सेल जो है काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस उसको पूरी तरह से किल कर देते हैं और स्पर्म सेल अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक नहीं पहुंच पाते, है ना। उसके बाद में देखिए आपके हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ये यूटेरस में इसको यूटेरस में अनसुटेबल कंडीशन आपके उस एम्ब्रियो के, उस फीटस के इम्प्लांटेशन के लिए बन जाता है। और जो सर्विक्स है उससे हम बोल सकते हैं कि सर्विक्स वाले पार्ट से या फिर ये अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पे पूरी तरह से उसके लिए हार्मोन्स की मदद से बना दी गई है, जिसके कारण प्रेगनेंसी जो है वो पूरी तरह से अवॉइड कर दी जाती है। इसके बाद में ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स की बात आती है बच्चों। ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स जो है जो कि माउथ के जरिए जितने भी कॉन्ट्रसेप्टिव्स है उनको लिया जाएगा, तो वो सारे के सारे ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव यहाँ पे कहलाते हैं। और ये ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव जो होता है ये भी, इसमें भी आपके प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की मदद से इनको बनाया जाता है। देखिए कैसे, आपने सुना होगा अनवांटेड 72, तो ये 72 आवर्स में ही कैसे इफेक्टिव होगा, हम इसको वो समझते हैं। तो देखिए हुआ क्या है उसको समझने के लिए ये इस तरह से जो ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं सुना होगा, सहेली के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ये काम कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि सहेली काम कैसे करती है यहाँ पर। तो ये सहेली कॉन्ट्रसेप्टिव जो है ये वंस इन अ वीक इनको लिया जाता था, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। एक हफ्ते में एक ही बार इनको लेनी होती थी, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज था। दूसरी बात कि इसमें जो पेरियड्स की जो प्रॉब्लम होती थी वो यहाँ पर पूरी तरह से जो एंडोमेट्रियम जो बननी थी वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो वो प्रोसेस हो जाती है। मतलब इसके कारण थोड़ी बेनिफिट जो है वो बाकी के कॉन्ट्रसेप्टिव से ये बनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि ये इंडिया में लखनऊ में बनाया गया, है ना। तो ये इस तरह से जो पिल्स है ना, तो पिल्स जो है पुराने समय में डेली उनको लेना होती थी। अगर ये जो भी पूरा जो टाइम पीरियड जो होता था वो 21 डेज का ये होता था और इनको लगातार इस तरह की पिल्स जो है वो लगातार और डेली बेसिस पे लेना होती थी। अगर ये डेली बेसिस पे या एक दिन भी इसमें चूक हो जाती थी तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन देखिए अभी उसके बाद में क्या हुआ, जब ये सहेली आई तो इनको वंस इन अ वीक इनको लेना होगी। और ये यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि जो आपने कभी अगर आप उसका रैपर देखें तो उसमें कुछ इस तरह के गोले जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसमें डेज लिखे होते हैं। तो फ्रॉम द डे 5 दे विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग। और ये कब तक लेना होगी, ये उनको लेना होगी 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो ये इस टाइम पीरियड में इनको दवाई जो है वो लगातार लेनी होगी। लेकिन इसके बाद की दवाई का क्या कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है, तो इसको दूर करने के लिए इसमें कुछ और दवाइयाँ 7 दिन की और ऐड कर दी, जो कि थी आयरन पिल्स या फिर फॉलिक एसिड की। तो ये आयरन पिल जो है, आयरन टैबलेट्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी गई। और इसका ऐड करने के पीछे कारण क्या था, ये जो आयरन टैबलेट्स यहाँ पे ऐड की गई है उसकी मदद से जब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर शेड ऑफ जो होती है एंडोमेट्रियम, उस समय पे बहुत सारा ब्लड लॉस यहाँ पे होगा और उस ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए आयरन टैबलेट्स विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द फीमेल्स, है ना। ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इसका यहाँ पे देखने को मिला। वैसे तो ये केवल इस तरह से छोटा पैकेट आता था, बाद में इसको मॉडिफाई यहाँ पे किया गया, है ना। तो ये बात हुई आपके ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव की। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन
और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन करता क्या है, तो ईस्ट्रोजन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द एंडोमेट्रियम मच मोर थिक। अगर एंडोमेट्रियम ज्यादा थिक हो रहा है तो वो किसके कारण है, ईस्ट्रोजन के लिए। और ये थिक एंडोमेट्रियम जो है दैट विल बी मच मोर गुड फॉर व्हाट, फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के लिए ये वॉल जो है वो काफी ज्यादा थिक होना चाहिए। क्यों थिक होना चाहिए, क्योंकि वॉल वहां पे जो बनी होगी वो पूरी तरह से ब्लड कैपिलरीज की होगी और इम्प्लांट होने के बाद में द बेबी विल नीड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर, और वो इसी के कारण पॉसिबल हो पाता है ना। तो यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद में देखिए और भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फीमेल्स के लिए यहाँ पे आए। तो इसकी मदद से क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि अब स्किन मतलब यहाँ पे डर्मिस लेयर जो है, उस डर्मिस लेयर के अंदर कुछ पिल्स जो है वो इंसर्ट कर दी जाती थी। आपने फ्रीडम 5 के बारे में सुना होगा, है ना। फ्रीडम 5 जो है वो कुछ इसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द फीमेल्स, है ना। ये किनके लिए है, ये है फीमेल्स के लिए। और फीमेल्स के लिए कैसे फ्रीडम देता है, तो इट विल बी लाइक डेम्पा। ये डेम्पा क्या है, तो ये फ्रीडम 5 में होता क्या है, धीरे धीरे करके यहाँ पे जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन जो है इट विल बी सिक्रीटेड आउट, और काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस के कारण काफी ज्यादा धीरे 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 ये सारे जो हार्मोन्स है दे आर गोइंग टू मिक्स इनसाइड योर बॉडी, है ना। फीमेल्स की बॉडी में वो वहां पर घुल जाते हैं और धीरे धीरे अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो इसीलिए उसका नाम फ्रीडम 5 यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि 5 जो है वो सीधे वहां पे आपके स्किन के नीचे, आपकी 4 आर्म के नीचे 5 कैप्सूल जो है सिलिकॉन के, वो वहां पे इंसर्ट यहाँ पे कर दिए जाते हैं। दैट विल बी गुड फॉर द फीमेल। ओके, उसके बाद में देखिए मैंने ये जो बात आपको बताई थी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के बारे में, तो ये कॉम्बिनेशन है। और जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो यहाँ पे यूज की जाती है, जो कि 72 आवर्स की बात आपने सुनी होगी कि 72 आवर्स के अंदर अगर ये पिल ले ली जाए सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, है ना। तो देखिए वो होता कैसे, उसको समझने के लिए आपको इन हार्मोन्स को अच्छे से समझना होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि ईस्ट्रोजन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द एंडोमेट्रियम, और यूट्रस की जो वॉल है उसको ज्यादा थिक करने के लिए दिस हार्मोन विल बी मच मोर नीडेड। लेकिन उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन जो है ये उसको शेड ऑफ करने में आगे काम करेगा। और जब प्रेगनेंसी वहां पे हो जाती है सो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अपना नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे शो करेगा और उसके कारण एमटीपी हो जाएगा। तो देखिए अगर क्वाइटस हुआ, है ना, यहाँ पर इजैक्यूलेशन हो गया है स्पर्म सेल का, कहां पर, वजाइना में, और ऐसी कंडीशन में क्या है, देयर आर सम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए प्रेगनेंसी के चांसेस को रोकने के लिए अब क्या किया जाए, तो आप 72 आवर्स के बीच के दौरान अगर आप प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाएगा, और अगर बेबी वहां पे डेवलप होना शुरू भी हो रहा है तो वो पूरी तरह से प्रोसेस रुक जाएगा और वहां पर ये शेड ऑफ एंडोमेट्रियम हमको होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह से ये 72 आवर्स में इट विल बी गुड फॉर द मदर हु डोंट वांट टू बिकम मदर ओवर देयर, है ना। तो ये वहां पर इफेक्टिव ये होता है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाते हैं। दीज हार्मोन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिग्रेडेड, है ना, टू डिग्रेड द प्रेगनेंसी ओवर देयर। अब इसका इफेक्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये 72 आवर्स में अपना पूरा रोल यहाँ पे परफॉर्म करेगा। अब उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, वही समझ लेते हैं कि 72 आवर्स में इसने अपना इम्पैक्ट वहाँ पे कैसे शो किया। तो देखिए अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस से GnRH का प्रोडक्शन होगा, है ना, और GnRH जो है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ FSH और LH, है ना। आपका FH
और LH, ये दो हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। आपको ये भी पता है LH जो है वो यहाँ पर एग के मैचुरेशन या आपके कार्पस ल्यूटियम के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही FSH जो है वो सारी एंडोमेट्रियम को मेंटेन यहाँ पे करके रखता है। तो देखिए होगा क्या कि जैसे ही आपने अगर ये इस तरह की इमरजेंसी पिल अगर आपने ली है तो उसके कारण क्या होगा कि सीधे सीधे इस GnRH का सिक्रीशन जो है वो पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाएगा, उसका प्रोडक्शन बंद वहां पे कर दिया जाएगा। और अगर इसका GnRH का प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा तो LH और FSH का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और अगर ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियम के कारण या एंडोमेट्रियम में जो इम्प्लांटेशन वहां पे होने वाला था वो इम्प्लांटेशन वहां पे नहीं हो पाएगा, पूरे यूट्रस में अनफेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। ये हो क्या क्यों रहा है? ये हो रहा है आपके प्रोजेस्टेरॉन के कारण, है ना। प्रोजेस्टेरॉन उस पिल में बहुत ज्यादा मात्रा में था जिसने उस प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ा दिया। और हुआ क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन के कारण इसका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे रुक गया है और इसके कारण पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाएगी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका एक साइड इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं BMR, है ना। तो मतलब यहाँ पे आपकी जो फीमेल बॉडी है उसका BMR जो है वो यहाँ पे गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। देखिए कई बार यही होता है कि डॉक्टर के पास में जब भी कोई फीमेल जाती है तो वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक तरह से चल रही है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक तरह से चलती है तो उस फीमेल की बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम करता है, या फिर बोले BMR जो है वो ठीक तरह से यहाँ पे काम करता है। तो 72 आवर्स वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है कि क्यों ये इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी के कारण होगा क्या, देखिए सहेली में ईस्ट्रोजन एंटी ईस्ट्रोजन कैपेबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पर ये जो 72 आवर्स में जो इस्तेमाल हो रही है वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन प्रिंसिपल पे काम कर रही है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि फिर से नया साइकिल वहां पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे आया है। क्वेश्चन है आपका, द कॉन्ट्रसेप्टिव सहेली क्या है? ऑप्शन ए इज एन IUD, ऑप्शन बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन इन द फीमेल, ऑप्शन सी है ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, और ऑप्शन डी जो है वो है इज अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रसेप्टिव। तो सही आंसर जो है वो है सी क्या था बच्चों? सी है आपका, इट ब्लॉक्स द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। मतलब ईस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बेसिस पे इसने उस यूटरस के अंदर इम्प्लांट होने जो जा रहा था वो वहां पे एम्ब्रियो, उसको पूरी तरह से रोक दिया और इसके कारण यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये था आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ सर्जिकल कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड की बात आती है। सर्जिकल मेथड इट विल बी परमानेंट मेथड। देखिए जैसे जैसे हम लोगों ने बात की है, सबसे पहले नेचुरल की बात की थी, दैट वाज आल्सो टेम्परेरी, है ना। नेचुरल जो बात की थी वो टेम्परेरी था। उसके बाद में जितने भी IUD थे वो भी सारे टेम्परेरी थे। IUD सारे टेम्परेरी क्यों थे उसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको जो कॉपर या फिर CUT कॉपर टी के बारे में जो मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ माइक्रोग्राम्स का कॉपर लोड उसमें हमको देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द नीड और ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ टू अवॉइड दैट प्रेगनेंसी, है ना। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर यहाँ पे सजेस्ट करता है कि आपको अगर इतने समय के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो आपको इस तरह का कॉपर टी वहां पे लगवा लेना चाहिए, एंड दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और अ नर्स, है ना। तो ये IUD जो था ये भी टेम्परेरी है ना। कुछ केमिकल कुछ हार्मोन्स के बेसिस पे ये काम करता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन है। आप इसको परमानेंट मेथड और परमानेंट बैरियर भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो मेल या फीमेल उन दोनों के लिए सर्जिकल मेथड होगी और उसके बाद में दे वोंट बी एबल टू गिव बर्थ टू द
न्यू बेबीज। देखिए ये कैसे काम करता है, तो मेल्स के केस में ये कहलाता है वेसेक्टोमी, है ना। देखिए आज से कुछ समय पहले की मैं बात बताता हूं कि पहले भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो इसी से परेशान होके इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने पूरे देश में बहुत सारे कैंप वहां पे लगवाए, और उन कैंप को लगवाने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर जितने भी यंगस्टर्स थे, जितने भी लड़के जो वहां पे थे, उन सभी की वेसेक्टोमी यहाँ पे करवा दी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो आने वाले समय में अपने नए जनरेशन को बर्थ नहीं दे पाए। ये कैसे पॉसिबल हुआ उसको हम समझते हैं कि वेसेक्टोमी में क्या है कि वेसेक्टोमी, आप वास्ट डिफरेंस के बारे में आपने यहाँ पे पहले भी सुना होगा कि वास्ट डिफरेंस विच इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी पार्ट से स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता हुआ आता है, स्पर्म ट्रेवल करता हुआ आता है, और उसके साथ में जितने भी फ्लूइड जो है वो सारे आकर उसमें मिक्स हो जाते हैं। जब ये स्पर्म सेल और फ्लूइड दोनों मिक्स होता है तब जाकर सीमन का फॉर्मेशन हमको होता हुआ दिखाई देता है। अब जब ये सीमन बन गया है, सीमन कौन से फ्लूइड के मिलने के कारण बना है, तो ये बना है प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के कारण, ये बना है बल्बो यूरेथ्रल के कारण, और सबसे खास सेमाइनल वेसिकल के कारण। तो इन तीन अलग अलग ग्लैंड के जो फ्लूइड है यहाँ पर वो स्पर्म सेल के साथ में मिलते हैं, और ये दोनों मिलकर सीमेन बनाते हैं। सो द लिक्विड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेनिस, जो पेनिस से बाहर आने वाला फ्लूइड है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीमन। तो देखिए अब क्या होगा कि आपने वास्ट डिफरेंस को यहाँ पे कट कर दिया, उसको टाई अप कर दिया, उसको रिमूव किया है, तो इसके कारण क्या होगा कि स्पर्म सेल जो है दे वोंट बी एबल टू रीच टू द साइट जहां पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल अपने फ्लूइड उसमें नहीं मिला पाएगी। सो द थिंग विच इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द पेनिस विल बी ओनली सीमन, या फिर बोले कि वो केवल फ्लूइड होगा लेकिन उसमें क्या एब्सेंट होगा, उसमें एब्सेंट होगा स्पर्म सेल। और अगर स्पर्म सेल वहां पे एब्सेंट होगा तो इससे हमको क्या समझ आती है कि दे वोंट बी एबल टू फर्टिलाइज द एग सेल। यहां पर सेक्सुअल ड्राइव तो पूरी मिलेगी, लेकिन जो कैपेबिलिटी थी उस स्पर्म सेल की वो यहां पर पूरी तरह से डिसअपेयर है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि जो आप लोगों ने कई बार यह शब्द भी सुना होगा, नसबंदी। सो बंदी का मतलब होता है कि वहां पर उन्होंने उसको टाई अप कर दिया है। किसको टाई अप कर दिया है, यहाँ पर वास डिफरेंस को उन्होंने कट करके और टाई अप कर दिया। बहुत सारा छोटा सा ये सर्जरी होती है, छोटे से पार्ट्स में दे विल हैव टू आइडेंटिफाई द वास्ट डिफरेंस ओवर देयर। जो स्क्रोटम वाला पार्ट है वहां से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और छोटा सा कट लगा के वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिससे स्क्रोटम से प्रोड्यूस होकर स्पर्म सेल जो वहां से ट्रेवल कर रहा था वो अब नहीं होगा। और वैसे ही यहाँ पर इजैकुलेशन भी होगा लेकिन स्पर्म सेल उस सीमन में नहीं होगा। देखिए किस तरह से ये हुआ। ये आपका वास्ट डिफरेंस है बच्चों, दिस इज द वास्ट डिफरेंस पार्ट। और इसी वास्ट डिफरेंस में हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो है ये है आपका टेस्टिस वाला पार्ट, ये है आपका टेस्टिस वाला पार्ट। और इसी टेस्टिस में हम लोग बोल सकते हैं कि टेस्टिस के कारण क्या हो जाता है, टेस्टिस के कारण स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। और ये काम कैसे करेगा, ये काम कुछ इस तरह से, ये देखिए जो पूरा बाहर वाला जो पोर्शन जो था जिसके अंदर ये दोनों थे वो था स्क्रोटम, और ये है आपका टेस्टिस, है ना। टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हमको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसी वास्ट डिफरेंस के थ्रू, ये देखिए दोनों तरफ हमको ये वास्ट डिफरेंस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसी से ये ट्रेवल होता हुआ इधर आता है। ये आपका एपिडिडमस है जहां पे वो स्टोर हो जाएगा और मैच्योर होगा, लेकिन इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। यहां पर जितनी भी आपकी ग्लैंड्स है, कौन कौन सी ग्लैंड, सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड, ये और उसके साथ में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों फ्लूइड का प्रोडक्शन करेगी जो इन स्पर्म सेल के साथ में मिलेगा और फिर प्रोड्यूस होगा सीमन। यहाँ पर ये इस तरह से सीमन जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ या वो यहाँ पे बाहर आता हुआ। लेकिन अगर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए, कट करने का मतलब होता है एक्टोमी, है ना, वासेक्टोमी। तो एक्टोमी का मतलब होता है कट, और कट किसको किया है, इसी वाले वास डिफरेंस को, तो वेसेक्टोमी इट विल बी कॉल्ड, है ना। ये एक सर्जिकल मेथड है बच्चों, इसमें सीमन बाहर तो आएगा लेकिन उसमें स्पर्म सेल नहीं होगा। वैसे यहां पर देखिए ये है फैलोपियन ट्यूब के लिए, और ये है किसके लिए, ये है फॉर द फीमेल्स। अगर फीमेल्स एक समय के बाद में अगर मां नहीं बनना चाहती सो दे कैन गो फॉर इट, और इसमें क्या होगा, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको कट कर दिया जाएगा। और कैसे कट कर दिया जाएगा इसको समझ लेते हैं कि छोटा सा पार्ट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का निकाल कर उसको रिमूव करके कट करके टाई अप कर दिया जाएगा, है ना। इसमें भी छोटा सा कट यहाँ पे लगता है, एब्डोमेन पार्ट में ये हमको होता हुआ दिखाई देगा, वजाइना से इसको ढूंढकर और कट कर दिया जाता है। इसमें होगा क्या कि ओव्यूलेशन तो होगा, यहां भी ओव्यूलेशन तो होता है, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में ओव्यूलेशन के बाद में फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा। और अगर फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा तो यहीं पर तो जो स्पर्म सेल थे वो आकर उसको फर्टिलाइज करते थे। अब ये प्रोसेस यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाएगी, ये कहलाई फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर दिया गया है। यहाँ पर दोनों ओवेरी में वही प्रोसेस होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ पर वैसे ही चलती रहेगी, एग का प्रोडक्शन भी होता रहेगा, बस एग जो है वो यहाँ से इस फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाएगा, और यहाँ से जो एग्स जो स्पर्म सेल है वो भी अंदर जाके उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब की कटिंग या फिर ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व इन द रोल ऑफ हार्मोन। ऑप्शन ए है यहाँ पे लैक्टेशन, अमीनोरिया पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑप्शन बी यहाँ पे बैरियर मेथड, लैक्टेशनल अमेनोरिया पिल्स। ऑप्शन सी CUT पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑप्शन डी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं और बात करते हैं MTP के बारे में। MTP का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। देखिए मेडिकल टर्मिनेशन या फिर हम इसको इंड्यूस अबॉर्शन भी बोल सकते हैं, है ना। और ये इंटेंशन के साथ में हुआ है तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इंटेंशनल अबॉर्शन। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इंटेंशनल अबॉर्शन। लेकिन देखिए इसकी जरूरत पड़ी कब, इसकी जरूरत मान लीजिए किसी भी तरह का यहाँ पे क्राइम हुआ, है ना, ये किसी तरह का कोई अगर रेप अगर वहां पे हो जाता है, और या मदर जो है शी विल नॉट बी एबल टू गिव बर्थ टू द बेबी। अगर मदर की बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं है सो शी कैन गो फॉर द MTP। अगर वो दोनों उसके लिए एग्री नहीं है तो MTP के लिए वो जा सकते हैं। दूसरा, अगर फीमेल बॉडी या किसी तरह का हार्मोन अगर ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है सो शी कैन गो फॉर MTP। अगर बेबी जो वहां पे डेवलप हो रहा है उसमें किसी तरह का सिंड्रोम हमको देखने को मिल रहा है, जैसे डाउन सिंड्रोम देखने को मिला या और कुछ वहां पे देखने को मिला, तो MTP वहां पे की जा सकती है। लेकिन कब तक, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये पॉसिबल होता है
कि आप वहां पे उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके पीछे काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लगाए हैं। देखिए, इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन हम इसको बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में एमटीबी बोला जाता है या इंड्यूस्ड अबॉर्शन इसको यहाँ पे बोला जाएगा। गवर्नमेंट ने 1971 में, है ना, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इसका लगातार मिसयूज हो रहा था। ये मिसयूज हो रहा था महिला या फिर बोले कि जो लिंग परीक्षण जो हमने अमीनोसेंटेसिस के बारे में बात की थी, उसके बाद में इफ दे विल गेट टू नो कि वहां पर एक बेबी गर्ल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एमटीपी की मदद से उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, है ना। इसीलिए इस मिसयूज को रोकने के लिए 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे लीगलाइज वे में कुछ इसको लीगल कर दिया कि हाँ आप इसको कर सकते हो, लेकिन कब? अगर किसी तरह का क्राइम हुआ है, मदर की बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है, हार्मोन्स का कोई इशू है, या बेबी में किसी तरह का कोई फॉल्ट या एबनॉर्मलिटीज वहां पे है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द मेल एंड द फीमेल, या फिर कहें कि कपल जो है वो दोनों इसके लिए एग्री होना चाहिए, देन ओनली दे कैन गो फॉर इट, है ना। देखिए, उसके बाद में एमटीबी जो है आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। उसके बाद में अगर आप ये करते हैं, है ना, तो ये यहां पर रिस्की हो जाता है फॉर द मदर एंड द हर हेल्थ ऑल्सो। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये यहां पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो लगातार यहां पे बढ़ने लगते हैं। 24 हफ्ते में यू कैन डू इट।